नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु शांति प्रिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल अंतर्दृष्टि विचारों का संगम में। साथियों, आज का विषय अत्यंत गंभीर और वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। आज पूरा विश्व पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की ओर देख रहा है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम और विश्व स्तर पर शांति बहाली की वार्ता हुई। इस चर्चा को और भी गहराई देने के लिए आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मिस्टर अष्टभुजा सिंह। स्वागत है सर। नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम जानेंगे कि होने वाली वार्ता हमारे लिए किन नई उम्मीद की किरणों को लेकर आएगी और किस तरह से ये वैश्विक स्तर पर एक साझा शांति की बहाली की कोशिश होगी। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। अष्टभुजा जी, आज इस्लामाबाद की सरजमी पर जो चिराग जल रहे हैं वे सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि दुनिया की तकदीर बदलने के लिए जल रहे हैं। लेकिन मेरे मन में एक गहरी टीस है, एक विशाल प्रश्न मन में बार बार कौंध रहा है। अगर आज स्वार्थ और अहंकार की जीत हुई और ये शांति वार्ता विफल हो गई तो क्या हम उस कयामत की ओर कदम नहीं बढ़ा देंगे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा? कल्पना कीजिए उस मंजर का, जब हरमुज की लहरों पर जहाज नहीं बल्कि बारूद की गंध तैर रही होगी, जब मिडिल ईस्ट की धरती से लेकर यूरोप के बाजारों तक महंगाई का ऐसा सैलाब आएगा कि आम आदमी की कमर टूट जाएगी। क्या ये विफलता केवल दो देशों की होगी या उस मानवीय चेतना की हार होगी जिसने सदियों से अमन का रास्ता देखा है? मुझे डर है कि अगर आज संवाद का धागा टूटा तो सिर्फ मिसाइलों की गर्जना सुनाई देगी। इस भयावह विफलता के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि अगर ये वार्ता विफल होती है तो इसके क्या वैश्विक परिणाम आएंगे? देखिए मनुप्रिया जी, सियासत की बिसात पर मोहरे तो सभी अपने अपने चलते हैं, मगर जब चाल उल्टी हो जाए तो घर बेगुनाहों के ही जलते हैं। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत, सही कहा बिल्कुल आपने। आपके जो सारे प्रश्न हैं वे आज की दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है। इसे न तो कोई झुठला सकता है और न ही नज़रअंदाज कर सकता है। और पाकिस्तान के इस्लामाबाद के सेरेना होटल में हो रही शांति वार्ता अगर विफल होती है या किसी निर्णायक और ठोस मुकाम और मोड़ पर नहीं पहुंचती है तो पूरी दुनिया के लिए एक घातक और किसी बड़े अंधेरे से कम नहीं होगी, जहां सिर्फ अनिश्चितता, भय, डर और युद्ध के माहौल और आम लोगों के जीवन में मातम का ही दौर चलेगा। क्योंकि आपको बता दें कि आर्थिक स्तर पर तो जहां एक तरफ वैश्विक बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे और दूसरी तरफ तेल की कीमतें किल्लतों में इस कदर बदल जाएंगी जिससे हर देश का विकास दर ठप हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। साथ ही यदि सामरिक रूप से देखें तो इजराइल, लेबनान और ईरान के बीच का संघर्ष एक ऐसे भयानक और भयावह रूप में बदल जाएगा जिसकी चपेट में पूरा अरब विश्व और वहाँ की विकास और जनसंख्या आ जाएंगे और परमाणु हथियारों की जो होड़ दबी हुई है वह फिर से सिर उठाएगी और पूरी दुनिया कोल्ड वार के एक दूसरे मॉडल में बदलकर पिछले कोल्ड वार से भी अधिक भयानक और भयावह रूप अख्तियार कर लेगी, जहां न तो मानवीय संवेदनाएं होंगी और न ही शरणार्थियों के लिए कोई जगह। और
इन घटनाओं को संभालने के लिए किसी भी देश में अकेले वो ताकत नहीं होगी कि शरणार्थी और मानवीय संकट को संभाल पाए। और आपको बता दें कि यह विफलता कूटनीति की कब्र खोदने जैसी होगी, जहां भरोसा फिर कभी बहाल नहीं हो पाएगा। बहुत ही अद्भुत विश्लेषण अष्टभुजा जी। पर एक प्रश्न इसमें यह भी उठता है कि जब राजनीति के इस शतरंज पर दो महाशक्तियां आमने सामने बैठती हैं तो अक्सर उनके चेहरों पर मुस्कान होती है, पर दिलों में बरसों का गुबार होता है। आज इस्लामाबाद में जो शांति की बिसात बिछी है उस पर पूरी दुनिया की नजर तो है, लेकिन मेरा सवाल सीधा और गहरा है। इस वार्ता की राह में सबसे बड़ी दीवार, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या नजर आती है? क्या वह दशकों का अविश्वास या पर्दे के पीछे बैठे बेतत्व जो नहीं चाहते कि गोलियों की आवाज बंद हो? क्या यह वार्ता केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता है या वास्तव में दोनों पक्ष झुकने को तैयार हैं? इस शांति की डगर में कौन सा कांटा है जो बार बार अमन के पैर को लहूलुहान कर रहा है? क्या लगता है आपको कि इसकी पूरी पृष्ठभूमि में क्या मुख्य तत्व शामिल होंगे? देखिए मनुप्रिया जी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के वैश्विक बिसात में एक चीज़ बोला जाता है कि सुलह की मेज पर बैठे तो हैं दोनों तरफ के लोग, मगर हाथों में खंजर है और आंखों में पुराने रोग। बेहतरीन बेहतरीन। और आपको बता दें कि आपने जिन जड़ों को खोदा है और जिन जटिलताओं को उकेरा है वह इस वर्तमान समस्या की जड़ पर सीधा प्रहार है। क्योंकि आपको बता दें कि सीज फायर और शांति वार्ता जो इस्लामाबाद में संचालित हो रही है उसमें सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी बाधा और सबसे बड़ी दीवार कोई परमाणु संधि या कोई आंकड़े नहीं है, बल्कि यह सारा खेल अविश्वास का है, क्रेडिबिलिटी के कम होने की है और अपनी दादागिरी और ध्वंस का है, जो पिछले लगभग हाफ शताब्दी से खोदी गई है और इसकी नींव तैयार की गई है। और इस पर्दे के पीछे के जो खिलाड़ी हैं उनमें मिडिल ईस्ट के कई सारे आतंकी समूह और देश मौजूद हैं और उनका अस्तित्व, अस्मिता और सर्वाइवल युद्ध पर ही टिका है। और वे कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका और ईरान एक साथ शांतिपूर्वक वार्ता और मेज पर सामने आए। और एक दूसरी चुनौती इसमें घरेलू राजनीति की भी है, वह इस रूप में कि अमेरिका में चुनाव का दबाव है और ईरान के भीतर कट्टरपंथियों का विरोध, और दोनों देशों के नेताओं के अपने अपने हाथ बंधे हुए हैं। और सबसे अहम बात विश्वास और गारंटी की कमी की है, क्योंकि यदि एक तरफ ईरान को डर है कि अगर समझौता शांति से संचालित हो गया तो कल कोई नया अमेरिकी प्रशासन इसको रद्द कर देगा, जो अमेरिकी इतिहास में अक्सर होते रहे हैं। और जब तक यह डर और अविश्वास खत्म नहीं होते तब तक शांति महज कागजों पर टिकी एक नाजुक इमारत जैसी ही होगी। बिल्कुल सही कहा आपने सर। ये तो वही बात हो गई कि वो एक नज्म है, वो हाथ मिलाने को तो राजी है मगर शर्त ये है कि पहले उन जख्मों का हिसाब हो जाए जो अब तक हरे हैं। बिल्कुल।
अच्छा अष्टभुजा जी, क्या ये मुमकिन है कि हम छत की आग बुझाने की बात करें और नीचे जलते हुए कमरों को नजरअंदाज कर दें? मतलब कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान तो बैठे हैं, लेकिन क्या इस बातचीत के एजेंडे में लेबनान, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सुलगता हुआ बारूद भी शामिल है? क्या इजराइल की सुरक्षा और लेबनान की तबाही को किनारे रखकर कोई भी समझौता करना मुकम्मल कहलाएगा, या फिर ये मुद्दे इस वार्ता के अदृश्य भागीदार हैं, यानी कि घोस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं? क्या लगता है आपको? बिल्कुल मनु जी, आपने एक पश्चिम एशिया के संदर्भ में सुलगती हुई और दुखती रग को छेड़ दिया है। कहा जाता है कि चर्चा तो गुलाबों की है, मगर कांटों का क्या होगा, और बस्ती अगर जल रही हो तो सन्नाटों का क्या होगा। तो आपको बता दें कि इजराइल, लेबनान और हमास तथा हिजबुल्लाह का जो मुद्दा है वो है इस घटना का सबसे ही स्याह पहलू और विस्फोटक हिस्सा है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर भले ही जो वार्ता पाकिस्तान में हो रही है और उसमें ईरान और अमेरिका शामिल हो रहे हैं, लेकिन एक पर्दे के पीछे की सच्चाई यह है कि लेबनान और इजराइल का मुद्दा ही इस वार्ता की असली रूह है, असली और दुखती रग है। क्योंकि यदि इनडायरेक्ट रूप में इजराइल का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमास, हिजबुल्लाह और लेबनान का ईरान कर रहा है। इजराइल इस मेज पर तो नहीं है, लेकिन अमेरिका के माध्यम से उसकी हर शर्त उस मेज पर और मुद्दों में शामिल है। और ईरान के लिए हमास और हिजबुल्लाह ईरान के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में शामिल है, तथा अमेरिका के लिए इजराइल की सुरक्षा सर्वोपरि है। और विभिन्न विश्लेषकों और आंतरिक सूत्रों की माने तो इस्लामाबाद के सरेना होटल में जो मीटिंग सीज फायर के संदर्भ में दिखावे के रूप में हो रही है, दरअसल वह बैक चैनल के माध्यम से इसी रूप में हो रही है कि किस प्रकार से लेबनान और इजराइल के बीच में बफर जोन को बनाया जाए, ताकि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में डायरेक्ट भिड़ंत और मिसाइल और बारूदी हमले को रोका जा सके। इस सिक्के का एक दूसरा और मुख्य पहलू वो यह है कि जब तक तेहरान हिजबुल्लाह को पीछे हटने का संकेत नहीं करेगा और वाशिंगटन इजराइल को संयम बरतने का निर्देश नहीं देगा, तब तक इस्लामाबाद का कोई भी कागज महज एक रद्दी टुकड़ा। सही कह रहे हैं सर आप। जो दिखाई दे रहे हैं वो किरदार और हैं, और जो पर्दे के पीछे हैं वे कलाकार और हैं। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि वार्ता की जो भी स्थिति बने, सफलता या विफलता, लेकिन इसके पीछे जो मेन कलाकार हैं उनका मुझे लगता है कि रुख शांति का कम लग रहा है। अब समय के साथ पहलू खुलते जाएंगे और दुनिया के सामने विभिन्न रूपों में नजर आते जाएंगे, वह तो भविष्य के आगोश में है। अष्टभुजा जी, चलते चलते एक अंतिम सवाल और पूछना चाहूंगी, जो हर आम आदमी के जहन में है, कि जिसका प्रश्न कई बारी ढूंढता भी है, लेकिन उसका एक संतुष्टिपूर्ण आंसर मिलना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है, मुझे लगता है। तो जिसको कहते हैं कि कूटनीति की दुनिया में जिसे अक्सर दबा भी दिया जाता है, जिस प्रश्न की मैं बात करने जा रही हूँ, दुनिया के 5 देशों के पास परमाणु हथियारों का भंडार है, यानी P5 की बात मैं कर रही हूँ।
भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के पास भी अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइलें हैं, तो फिर ईरान के लिए अलग कानून क्यों है? क्या ईरान एक स्वतंत्र देश नहीं है? अष्टभुजा जी, एक आम सवाल जो प्रत्येक इंसान के जहन में उठता है, लेकिन कूटनीति की दुनिया में इसे हमेशा दबा दिया जाता है। दुनिया के 5 देशों के पास परमाणु हथियारों का भंडार है। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के पास भी अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइलें हैं, तो फिर ईरान के लिए अलग कानून क्यों? क्या ईरान एक स्वतंत्र देश नहीं है? क्या उसकी कोई संप्रभुता नहीं है? या फिर ये दुनिया की सीधी सीधी दादागिरी है कि हथियार सिर्फ हमारे पास रहेंगे, तुम्हारे पास नहीं? हम दर्शकों को कैसे समझाएं कि ये सिर्फ ताकत का खेल है, या हम दर्शकों को कैसे समझाएं कि ये इंसाफ है या सिर्फ ताकत का खेल है? क्या लगता है आप? देखिए मनुप्रिया जी, आपने विश्व इतिहास और राजनीति की बिसात के उस पिटारे को खोल दिया है और उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है, जो वर्तमान दुनिया की असली सच्चाई है और सबसे बड़ा झूठा पाखंड है। इसे तकनीकी तौर पर देखें तो हम यह कह सकते हैं कि वैसे तो हर देश को अपनी सुरक्षा और चाक चौबंद का संतुलित और सतर्क रहने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन यह खेल 1968 में लाए गए प्रस्ताव और अधिकांश देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए डॉक्यूमेंट, जिसको NPT कहते हैं, और यहाँ NPT का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अर्थात परमाणु अप्रसार की संधि। इसका सीधा मतलब है कि जो 5 देश 1968 के पहले परमाणु हथियार और न्यूक्लियर इनरिचमेंट के प्रोग्राम अपने वहाँ संचालित कर चुके हैं और हथियारों को बना चुके हैं, उनके अलावा अन्य कोई भी देश नहीं बना सकता, और अगर बनाने की हिमाकत करेगा तो आज जो स्थिति ईरान को झेलनी पड़ रही है वह उसको भी पड़ेगा। तो सीधा सा बात है कि आज यहाँ जो खेल है वह NPT का है और क्षेत्रीय स्थिरता का मुद्दा है। इस संदर्भ में आपको बता दें कि उन्हीं P5 सदस्यों में से एक अमेरिका का कहना है और तर्क है कि जब मिडिल ईस्ट पहले से ही बारूद के ढेर पर खड़ा है, तो इस स्थिति में यदि ईरान परमाणु बम बना ले और इसके लिए अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को संचालित रखे और उसको बंद ना करे, तो आगे चलकर सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देश भी इस प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे और कतार की लाइन में खड़े हो जाएंगे, और अंततः पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की एक ऐसी होड़ लग जाएगी जिसे रोकना असंभव हो जाएगा और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, मानव सभ्यता का सर्वनाश हो जाएगा। और आपको बता दें कि अमेरिका अपने तर्कों की कड़ी में इसको दादागिरी नहीं बल्कि ग्लोबल पुलिसिंग कहता है। हालांकि ईरान के भी अपने तथ्य, तर्क और प्रमाण भी कमजोर नहीं है। ईरान का कहना है कि अगर इजराइल के पास अघोषित रूप से परमाणु हथियार हो सकते हैं, तो ईरान को अछूता क्यों माना जा रहा है? और सच तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति
हक और अधिकारों पर नहीं बल्कि ताकत पर चलती है, और जिसके पास ताकत होगी वही नियम बनाएगा। अष्टभुजा जी, यहीं पे मैं आपको 2 मिनट रोकना चाहूंगी। जी बताइए। आपको नहीं लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इंसाफ नहीं बल्कि असर देखा जाता है? नियम अक्सर कमजोर के लिए बनाए जाते हैं, ताकतवर के लिए नहीं। और ये एक ऐसे क्लब की तरह है जहां पुराने सदस्य नहीं चाहते कि कोई नया सदस्य आकर उनके दबदबे को चुनौती दे। देखिए मनु जी, आपकी बातों में दम है और सच्चाई है, और वर्तमान दुनिया की एक कड़वी हकीकत है। और इसीलिए तो किसी भी कीमत पर ईरान अपने न्यूक्लियर संवर्धन प्रोग्राम को कभी पीछे नहीं छोड़ता और ठंडे बस्ते में नहीं डालता। उसका एक और सटीक और मजबूत तर्क यह होता है कि अगर हम अपने इस प्रोग्राम को छोड़ देंगे तो जो हश्र 2003 में लीबिया के गद्दाफी का हुआ और वर्तमान में जो हश्र यूक्रेन का हो रहा है, और पूरी दुनिया नज़ारे देखती है और सलाह और मशवरे तक सिमट जाती है, तो वैसा ही कुछ हमारे भी साथ हो सकता है। और साथ में उसका तर्क होता है कि एक छोटा सा देश उत्तर कोरिया, जो परमाणु हथियार से संपन्न होने के वजह से अमेरिका जैसी महाशक्तियां उसके साथ कदम से कदम बढ़ाने के लिए और अपने साथ मेज पर बराबर में बैठने के लिए और हाथ मिलाने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। वह उसके उस मिसाइल और न्यूक्लियर हथियारों की ही देन है। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही अष्टभुजा जी। ये जो आपने अभी यूक्रेन का मुद्दा किया, आप देख रहे होंगे कि इन्हीं P5 देशों ने उसको अकेला छोड़ दिया और कितनी खराब तरह से तबाही हुई है उनके देश की। क्यों? और वादा क्या किया था कि जब कभी ऐसी स्थिति आएगी तो ये सपोर्ट करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। बिल्कुल, और आपको बता दें 1994 की बात है, जब P5 सदस्यों ने उसको ऐसे बहला और फुसला करके कहा कि तुम क्या करोगे, हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे रक्षा की गारंटी हम लेते हैं, कसम हम खाते हैं। और जब समय के साथ रूस ने उसको पीटा और बर्बर बर्ताव उसके साथ किया, तो ये लोग सिर्फ मूक दर्शक की तरह देखते रह गए। वही बात। और ये उत्तर कोरिया के बारे में जो आप कह रहे हैं, वो तो मतलब पूरी दुनिया, या कहना चाहिए पूरा जग जाहिर है कि मुझे लगता है कि पूरे विश्व के स्तर पे ऐसा कोई भी देश नहीं है जो उससे डरता नहीं है। सारे डरते हैं। क्यों? और उन्होंने तो कोई NPT साइन नहीं किया और कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका और ये तमाम P5 देश उसके साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक कहावत जो है, बहुत पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल। वो कागजों पर तो बेशक न हो, लेकिन हकीकत में यही चल रहा है, दिख जाती है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अष्टभुजा जी, बहुत ही अद्भुत विश्लेषण। तो साथियों, आज की इस लंबी चर्चा का सार यही है कि दुनिया के नक्शे पर खींच दी गई लकीरें उतनी मजबूत नहीं होती हैं जितनी मजबूत उस देश की सुरक्षा की खुद की दीवारें होती हैं। हमने देखा कि कैसे NPT जैसी संधियों ने दुनिया को परमाणु रंगभेद में बदल दिया, जहां कुछ हाथ हथियारों से भरे हैं और कुछ को निहत्था रहने का प्रवचन दिया जाता है। हमने यूक्रेन के जलते हुए उन खंडहरों से सबक सीखा है। विदेशी गारंटी और कागजी दावे तब राख हो जाते हैं जब सामने खड़ा दुश्मन बारूद की भाषा बोलता है। और हमें गर्व है भारत की उस मनाही पर जो उन्होंने इस तरह की रंगभेदपूर्ण संधियों पर साइन करने से मना कर दिया था और दशकों पहले ये साबित कर दिया था कि शांति खैरात में नहीं बल्कि ताकत के दम पर कमाई जाती है। आज इस्लामाबाद की इस मेज पर जो फैसला होगा वह केवल अमेरिका, ईरान और इजराइल का ही भविष्य नहीं तय करेगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि भविष्य में
दुनिया दादागिरी के आधार पर चलेगी या बराबरी का संदेश लेकर आएगी? पूरे विश्व में शांति होगी, पर्यावरण संतुलन होगा, अमन होगा, चैन होगा, विकास होगा, सबके लिए रोजगार होगा, या फिर इसके विपरीत महंगाई, हाहाकार, विनाश और मातम का माहौल होगा? अंतर्दृष्टि का आज का ये अंक हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या वास्तव में हम एक सुरक्षित दुनिया में जी रहे हैं या सिर्फ एक बड़े धमाके के इंतजार में खामोश बैठे हैं? हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं और आने वाला समय हमारे लिए किन सौगातों से भरा होगा या किन अभिशापों से भरा होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो एक कमेंट, एक लाइक के माध्यम से हमें सूचित जरूर कीजिएगा, ताकि हम आने वाले एपिसोड्स में और आपका ज्ञान वर्धन कर सकें। और अगर आपके तरफ से कोई सुझाव हो, कोई सुधार का सुझाव हो हमारे लिए, कोई विशेष टॉपिक्स पे आप जो है एपिसोड चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर सूचित कीजिएगा। हम आने वाले एपिसोड्स में उनको अवश्य शामिल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। और एक बात जाते जाते कहती हुई जाऊंगी कि हवाओं के भरोसे मत उड़िएगा, कश्तियां स्वयं के संभव पर चलती हैं। और तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। नमस्कार। नमस्कार सर।